नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूं जो सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। ये कहानी है दुबई की, एक ऐसे शहर की जो कुछ दशकों पहले तक रेगिस्तान में एक छोटा सा मछुआरों का गांव था और आज दुनिया का सबसे शानदार फाइनेंशियल हब बन गया है। लेकिन यहां सबसे दिलचस्प बात यह है कि दुनिया भर के देश दुबई की नकल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वे सभी बुरी तरह फेल हो रहे हैं। आखिर क्यों? आज इसी सवाल का जवाब मिलेगा। गिफ्ट सिटी का सपना जो अधूरा रह गया। चलिए शुरुआत करते हैं 2007 से। उस साल भारत सरकार ने बड़े जोश और खरोश के साथ एक प्रोजेक्ट की घोषणा की, गिफ्ट सिटी यानी गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी। सरकार का कहना था कि यह भारत की पहली स्मार्ट सिटी होगी, दुबई और सिंगापुर की तरह एक वैश्विक फाइनेंशियल हब बनेगी। क्या वादे थे यार! 20 अरब डॉलर का निवेश, अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑटोमेटिक वेस्ट मैनेजमेंट, डिस्ट्रिक्ट कूलिंग, यानी सब कुछ वर्ल्ड क्लास। लगता था कि अब भारत की तस्वीर ही बदल जाएगी। लेकिन आज 16 साल बाद क्या हाल है? गिफ्ट सिटी में बमुश्किल 400 कंपनियां हैं और सिर्फ 50,000 लोग रहते हैं। वहां की चमचमाती बिल्डिंग हैं ज्यादातर खाली पड़ी हैं। ये एक ऐसे सपने का स्मारक बनकर रह गया है जो कभी पूरा ही नहीं हो पाया। अब इसी 16 साल की अवधि में दुबई को देखिए। 2007 में दुबई की पॉपुलेशन 1.2 मिलियन थी, आज ये बढ़कर 4 मिलियन हो गई है। 2024 में सिर्फ दुबई के रियल एस्टेट में फॉरेन इन्वेस्टमेंट 160 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया। ये इतना है कि पूरे यूके की फॉरेन ओन्ड प्रॉपर्टी को मिला दें तो भी ये उसका 2 गुना है। तो सवाल ये है कि दुबई ने ऐसा क्या किया जो गिफ्ट सिटी और दर्जनों अगला दुबई बनने वाले शहर गलत कर रहे हैं। पहला झूठ, दुबई तेल से अमीर नहीं हुआ। यार, दुबई के बारे में सबसे बड़ा मिथ यह है कि यह तेल से अमीर हुआ। यार, यह बिल्कुल गलत है। दुबई में तेल प्रोडक्शन 1991 में अपने पीक पर था, 4,10,000 बैरल प्रति दिन। यह आज के ऑस्ट्रेलिया के बराबर है और कोई ऑस्ट्रेलिया को तेल की दौलत से अमीर देश नहीं कहता। दुबई के पास सिर्फ 4 बिलियन बैरल का तेल भंडार है, जबकि अबू धाबी के पास 92 बिलियन बैरल का। जब दुबई वाकई में तेल पर निर्भर था, तब वो आज की तुलना में बहुत गरीब और छोटा था। असली बात यह है कि दुबई का ज्यादातर तेल दुबई में नहीं पाया जाता। यूएई का अधिकांश तेल अबू धाबी में मिलता है। दुबई तो सिर्फ 7 अमीरातों में से एक है। यूएई का गठन 2 दिसंबर 1971 को हुआ था, जब ब्रिटिश सेना ट्रूशल स्टेट से हट रही थी। अबू धाबी के शेख जायद ने वादा किया कि उनकी अमीरात के तेल रिसोर्सेज से पूरे संघ के सदस्यों को फायदा होगा। बदले में दुबई के शासक को यूएई का वाइस प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर बनाया गया और दुबई को फेडरल सुप्रीम काउंसिल में वीटो पावर दी गई। यानी तेल का पैसा अबू धाबी से आया, लेकिन इसका इस्तेमाल पूरे यूएई के विकास में हुआ। दुबई की असली कहानी, एक फ्री सिटी का जन्म। दुबई को अपने मामलों में काफी स्वायत्तता मिली हुई थी, खासकर फ्री जोन बनाने और अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में। अपने हिस्ट्री के ज्यादातर समय तक दुबई एक छोटा सा शहर था जो फिशिंग और पर्ल डाइविंग पर निर्भर था। पर्ल डाइवर्स अपनी जान को जोखिम में डालकर मोती निकालते थे, जो भारत, श्रीलंका और यहां तक कि रोम तक बेचे जाते थे। लेकिन 1900 के दशक की शुरुआत में दुबई ने व्यापारियों के बीच में एक ऐसी रेपुटेशन हासिल कर ली जिसने सब कुछ बदल दिया। 1901 में मखतूम बिन हाशिर अल मखतूम ने दुबई को एक फ्री पोर्ट घोषित कर दिया। इसका मतलब था इंपोर्ट या एक्सपोर्ट पर कोई टैक्स नहीं। उन्होंने व्यापारियों को जमीन दी और उनकी सुरक्षा और उनके रीति रिवाजों के प्रति टॉलरेंस की गारंटी दी। यह कोई छोटी मोटी पॉलिसी नहीं थी यार। 1906 तक दुबई ट्रूशल स्टेट्स का मुख्य ट्रेड सेंटर बन गया था। 1901 में जहां साल में 5 स्टीमशिप्स आती थीं, वहीं 1906 तक यह बढ़कर हर 15 दिन में एक हो गई थीं और यह 70,000 टन माल हैंडल कर रही थीं। इन पॉलिसीज की वजह से ईरान और अन्य अमीरातों से भी व्यापारी दुबई आने लगे। यही फ्री सिटी होने का विचार दुबई के अमीर होने का आधार बन गया। आज भी दुबई में आधे से ज्यादा शहर में फ्री जोन है। वहां 26 से भी ज्यादा ऐसे स्पेशलाइज्ड फ्री जोन हैं, जैसे 2000 में दुबई इंटरनेट सिटी, 2001 में दुबई मीडिया सिटी, 2004 में दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर और दुबई सिलिकॉन ओएसिस। इन फ्री जोन की खासियत क्या है? पहली बात, 100% फॉरेन ओनरशिप। यहां विदेशी कंपनियों को पूरी तरह से ओनरशिप रखने की अनुमति है। दूसरी बात, टैक्स फ्री। यहां सब कुछ टैक्स फ्री है। तीसरी बात, कोई सिटीजनशिप की जरूरत नहीं। एम्प्लॉइज के लिए किसी भी तरह की नेशनैलिटी की शर्त नहीं है।
इन फ्री जोन में से DIFC सबसे इंपॉर्टेंट बन गया। इसका अपना एक इंडिपेंडेंट कोर्ट सिस्टम है जो इंग्लिश कॉमन लॉ पर बेस्ड है और दुनिया की ज्यादातर बड़ी कंपनियां इसी के तहत काम करती हैं। इसके अलावा दुबई मल्टी कमोडिटी सेंटर ने दुबई को कमोडिटी ट्रेडिंग, खासकर गोल्ड का एक ग्लोबल हब बना दिया। आज दुनिया के कुल गोल्ड ट्रेड का 15% दुबई से होकर गुजरता है। ये सभी फ्री जोन ही दुबई को इन्वेस्टमेंट के लिए दुनिया का नंबर 1 डेस्टिनेशन बनाते हैं। लेकिन 2000 के डेकेड में दुबई में जो असली बूम आया वो किसी और ही इंडस्ट्री की वजह से आया था, रियल एस्टेट। 2004 से विदेशियों को दुबई में पूरी तरह से प्रॉपर्टी का ओनरशिप राइट रखने की अनुमति दी गई। दुबई का डेवलपमेंट का मुख्य इंजन बन गया लग्जरी प्रॉपर्टीज में हैवी इन्वेस्टमेंट, जैसे विला और होटल्स जैसी। इसका परिणाम क्या हुआ? 2000 में दुबई का नॉन ऑयल GDP $8 बिलियन था। 2020 तक ये $105 बिलियन हो गया, यानी 2 डेकेड्स में 13 गुना ग्रोथ। इसी पीरियड में तेल से भरपूर कुवैत का GDP केवल 3 गुना बढ़ा। ये फिगर्स बताते हैं कि दुबई की सक्सेस स्टोरी तेल से नहीं बल्कि रियल एस्टेट और ट्रेड से लिखी गई है। लेकिन ये तेज रफ्तार वृद्धि अपने साथ कुछ बड़े रिस्क्स भी लेकर आई। 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस इसका एक क्रूअल एग्जाम्पल है। 2008 का क्राइसिस दुबई के लिए डेवस्टेटिंग था। कुछ एरियाज में तो प्रॉपर्टी की प्राइसेस 60% तक गिर गईं। कई एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स जैसे द वर्ल्ड आइलैंड्स, दुबई पर्ल और पाम जबेल अली अधूरे रह गए। दुबई के सबसे बड़े डेवलपर नखील को $16 बिलियन के डेट रिस्ट्रक्चरिंग और $8.7 बिलियन के गवर्नमेंट बेलआउट की जरूरत पड़ी। लेकिन यही वो जगह है जहां दुबई बाकी रियल एस्टेट बबल से अलग खड़ा होता है। ये रिकवर हो गया। 2024 तक पाम जुमेरा में सेल्स पिछले साल से 25% ज्यादा हो गई थी। $2 मिलियन से ज्यादा के प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस अब भी अल्ट्रा रिच लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। इस क्राइसिस से दुबई ने एक लेसन सीखा। सिर्फ अच्छे घर बनाने से अमीर लोग नहीं आते, उन्हें एक ऐसा पूरा इकोसिस्टम चाहिए जहां ग्लोबल कैपिटल सेफ और प्रॉफिटेबल महसूस करे। एक अमीराती ऑफिशियल ने एक बार कहा था कि डेवलपमेंट का रास्ता नॉलेज सेंटर्ड हाई वैल्यू वाले सेक्टर्स में नए मार्केट अपॉर्चुनिटीज और एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करके है। सीधे शब्दों में कहें तो अमीर लोगों को वहां आने और अपने बिजनेस, टैलेंट और नॉलेज को साथ लाने के लिए अट्रैक्ट करो। दुबई में प्रॉपर्टी खरीदते समय उन्हें एक बार टैक्स देना पड़ता है, उसके बाद कोई इनकम, प्रॉपर्टी या इनहेरिटेंस टैक्स नहीं है। आज दुबई की 92% पॉपुलेशन एक्सपैट है। इनमें से सबसे ज्यादा इंडियंस 27.5% और पाकिस्तानी 12.7% हैं। ये लोग वहां की महंगी जीवन शैली के बावजूद भी अपॉर्चुनिटीज और बेहतर लाइफस्टाइल की वजह से वहां रहना पसंद करते हैं। दुबई का एक यूनिक मॉडल, स्टेट कैपिटलिज्म। दुबई में एक और दिलचस्प बात है, यहां की डेवलपमेंट प्रोसेस में प्राइवेट कंपनीज, गवर्नमेंट और रॉयल फैमिली के बीच एक अजीब सा कोऑर्डिनेशन है। शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम, जो कि 2006 से दुबई के रूलर हैं, खुद एक बिलियनर रियल एस्टेट डेवलपर हैं। उनका फैमिली इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को कंट्रोल करता है। उनका बेटा DIFC के चेयरमैन है। उनका नेफ्यू एमिरेट्स एयरलाइंस और दुबई वर्ल्ड जैसी कंपनीज का चेयरमैन है, जो स्टेट के सॉवरेन वेल्थ फंड को भी कंट्रोल करता है। दुबई के रियल एस्टेट मार्केट में एक नाम हर जगह दिखाई देता है, MR प्रॉपर्टीज। ये शहर का सबसे बड़ा रियल एस्टेट डेवलपर है। टेक्निकली एक प्राइवेट कंपनी है, लेकिन एक्चुअली ये शेख मोहम्मद बिन राशिद की एक तरह की आर्म है। MR का सबसे बड़ा इन्वेस्टर दुबई का सॉवरेन वेल्थ फंड है और दूसरा सबसे बड़ा इन्वेस्टर शेख का पर्सनल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है। MR के CEO ने साफ कहा है कि वो हिज हाइनेस से बात किए बिना कुछ नहीं करते। यही है दुबई का असली मॉडल। इसे इकोनॉमिस्ट अथॉरिटेरियन लिबरलिज्म के साथ स्टेट कैपिटलिज्म कहते हैं। सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर और प्लानिंग को मजबूत हाथों से नियंत्रित करती है, जबकि प्राइवेट मार्केट्स लगभग बिना किसी नियमन के काम करते हैं। यह सिंगापुर के मॉडल का एक सुपरचार्ज्ड वर्जन है। मैक्सिमम इकोनॉमिक फ्रीडम लेकिन स्ट्रिक्ट पॉलिटिकल कंट्रोल के भीतर। शासक जमीन का मालिक है, शहर बनाता है और फिर ग्लोबल कैपिटल को इसके भीतर खुली छूट देता है। इस यूनिक सिस्टम ने इनक्रेडिबल रिजल्ट्स दिए हैं। दुबई ग्लोबल गोल्ड ट्रेड का 15% प्रोसेस करता है, मिडिल ईस्टर्न हेज फंड्स का 65% होस्ट करता है और जबल अली पोर्ट के थ्रू एनुअली $95 बिलियन का ट्रेड देखता है। दुबई ने फाइनेंशियल ग्लोबलाइजेशन से मनी कमाया, जहां उसकी प्रॉपर्टीज फॉरेन में रखी गई कैपिटल के लिए एक सेफ हेवन बन गई। यही वो सीक्रेट फॉर्मूला है जो दुबई को सिर्फ एक रियल एस्टेट डेस्टिनेशन नहीं बल्कि ग्लोबल बिजनेस के लिए इंडिस्पेंसेबल बनाता है। नकल करने वालों की कहानी। दुबई का मॉडल बड़ा टेम्पटिंग लगता है। इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ, टैक्सेस हटाओ, फॉरेन कंपनीज को फुल कंट्रोल दो और खुद को एक बिजनेस डेस्टिनेशन के रूप में प्रमोट करो।
दुनिया भर के कंट्रीज इसी फॉर्मूला को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं। गिफ्ट सिटी के अलावा पोर्ट सिटी कोलंबो श्रीलंका में है। इसे इंडियन बिजनेसेस के लिए एक ऑफशोर सेंटर के रूप में प्रमोट किया जा रहा है, लेकिन ईयर्स के डेवलपमेंट के बाद भी ये अभी तक ज्यादातर प्लानिंग स्टेज में ही है। बेटुमी में जॉर्जिया में एक फ्री इकोनॉमिक जोन बनाया गया, लेकिन ये फॉरेन होटल्स और कंपनीज पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, जिससे डेवलपमेंट स्लो है। नाइजीरिया के एको अटलांटिक को अफ्रीका का दुबई कहा गया था। 2009 से अब तक $6 बिलियन का इन्वेस्टमेंट मिला है, लेकिन सिर्फ कुछ बिल्डिंग्स बनी हैं। उन्होंने लैंड तो बना ली, लेकिन ये भूल गए कि दुबई का सीक्रेट सिर्फ रियल एस्टेट नहीं था। इन सब में क्या कमी है? दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर को कॉन्सेप्ट से लेकर ओपनिंग तक सिर्फ 18 महीने लगे। वहीं नाइजीरिया का एको अटलांटिक 15 ईयर्स से अंडर कंस्ट्रक्शन है। दुबई ने पहले बनाया, फिर मार्केटिंग की। उसके कॉपीकैट्स पहले मार्केटिंग करते हैं और फिर बिल्डिंग में स्ट्रगल करते हैं। नकल करने वाले एक बात बड़ी मिस कर जाते हैं। दुबई ने सिर्फ एक शहर नहीं बनाया, उसने एक सिस्टम बनाया। हर शेख, हर फ्री जोन, हर गोल्ड वॉल्ट एक ही पर्पस सर्व करता है, दुबई को ग्लोबल बिजनेस के लिए इंडिस्पेंसेबल बनाना। यही रीजन है कि 15 इयर्स के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद भी दुबई पहले से ज्यादा बिजनेस कर रहा है, जबकि उसके कॉपीकैट्स ज्यादातर एम्प्टी पड़े हैं। आप इमारतों की नकल कर सकते हैं, कर छूट की नकल कर सकते हैं, यहां तक कि कृत्रिम द्वीपों की भी नकल कर सकते हैं, लेकिन आप दशकों के रिश्तों के निर्माण, नियामक विशेषज्ञता और भू राजनीतिक स्थिति की नकल नहीं कर सकते, जो दुबई को सफल बनाती है। आज 21वीं सदी में जब नया पैसा दुनिया भर में तेजी से घूम रहा है, एक फ्री सिटी बनने का टेम्पटेशन कभी इतना ज्यादा नहीं था। अगर आप उस फ्लो का एक छोटा सा हिस्सा भी पकड़ लेते हैं, तो आप पूरे सोसाइटी को जल्दी अमीर बना सकते हैं। इसलिए हर कोई अपना खुद का दुबई चाहता है, लेकिन अंत में ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम में शायद सिर्फ एक ही दुबई के लिए जगह है, और दुबई वहां पहले पहुंचा। शहर सिर्फ सक्सेसफुल नहीं हुआ, उसने एक ऐसा प्लेबुक लिखा जिसे बाकी सब अब कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। यह प्लेबुक कहीं और काम कर सकता है या नहीं, या दुबई इतिहास का एक ऐसा अनोखा मल है जिसकी नकल नहीं की जा सकती? यही वो सवाल है जो दुनिया भर के अर्बन प्लानर्स और इकोनॉमिस्ट को रातों की नींद हराम कर रहा है। इस ग्लोबल कैपिटल के गेम में दुबई सिर्फ गेम नहीं खेल रहा है, उसने रूल्स लिखे हैं। तो दोस्तों, ये थी दुबई की इनक्रेडिबल सक्सेस स्टोरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलना, और अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो कमेंट्स में पूछिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।